साथियों, जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ जो बार बार पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, उन 150 प्रश्न को ऐड किया है इस क्लास में। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 150 क्वेश्चंस आज इस क्लास में देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपको अंत तक लेकर चलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो यहां आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज यहां याद रखना, अगर आपसे पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अंग, अगर अंग पूछे तो फिर यकृत नहीं आएगा, वहां पर आपका आंसर होगा चमड़ी। याद रखना, चमड़ी यानी स्किन। तो याद रखना, देख लेना, क्वेश्चन में ग्रंथि पूछे तो यकृत और अगर अंग पूछे तो चमड़ी यानी स्किन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? याद रखिएगा, रिलैक्सिन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन का। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो साथियों देखना, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। एक चीज और याद रखना, ये जो सेरिब्रम है इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी बोला जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो याद रखना, हाइपोथैलेमस में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ये सुपर मैराथन क्लास है जिसमें 150 प्रश्न आपको इसी क्लास में करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को लाइक कर देना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना क्लास को। आगे देखिए, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो साथियों, अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर 1, कूटपाद। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टाइलिन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। यानी वह प्रक्रिया कौन सा है जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और उसे छोड़ता है? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, श्वासोच्छवास इसको हम बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। इसको साथियों श्वसन तंत्र भी बोलते हैं, याद रखना, और इसको अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है ये प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। आगे देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो वह अभिक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? याद रखिएगा, विसरण। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हर एक वो क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो याद रखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटन। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या होता है? याद रखिएगा, सुक्रोज। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है?
तो याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेन्द्रिय पाली, जो हम सूंघते हैं ना उसको कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेन्द्रिय पाली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? देखिए हार्मोन शब्द का नामकरण किया था वेलिस एवं स्टारलिंग ने। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी वेलिस एवं स्टारलिंग। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो साथियों ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो भाई मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? यानी जीव विज्ञान का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो साथियों देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ना ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में होता है। याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिएगा पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो परिस्थितिकी, याद रखना परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो साथियों देखिए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? याद रखिएगा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी झाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पुष्पों का अध्ययन जो है ना साथियों वो क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा एंथ्रोलॉजी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अब देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा यानी बागवानी, और बागवानी का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से। ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों देखिए स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है, बीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका बीज का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है, यानी करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सुपर फास्ट आपको क्लास करवा रहे हैं साथियों, बिल्कुल देखिए रिवीजन क्लास है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा भूमि का, यानी मिट्टी का अध्ययन आप बोल सकते हैं, मिट्टी का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस रिवीजन आपका हो जाएगा और जो आप क्वेश्चंस भूल गए हैं ना आपके दिमाग में तरोताजा हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट है नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो भाई नाम देने वाला जो विज्ञान है साथियों वो वर्गीकी कहलाता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? अब आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, देखे हो ना उसमें कितनी ज़्यादा मतलब कि तना जो है वो जड़ है जो कि लटका हुआ रहता है। अब ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा स्तंभ मूल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी स्तंभ मूल। आगे देखिए पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? भाई कोई भी पेड़ जो है उसमें इनमें से क्या है जो कि हमेशा रहता है? तो पेड़ में जड़ जो है ना रूट ये हमेशा रहता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जड़। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? अब आलू जो हम खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो याद रखिएगा तना भाग खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी तना, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा? तो नागफनी जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस कार्य जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो भाई याद रखिए पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो देखिए गाजर और मूली, गाजर और मूली ये तो जड़ है लेकिन आलू तना है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए आलू जो है भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कि कंद कहा जाता है। याद रखिएगा कंद। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो भाई हल्दी का जो पौधा होता है इसका खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। याद रखना क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी प्रकंद करेक्ट हो जाएगा। अदरक क्या होता है?
अब देखिए अदरक क्या होता है, तो भाई अदरक याद रखना, अदरक जो होता है ये राइजोम होता है, जड़ नहीं होता है, ये राइजोम होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए राइजोम। प्याज किसका रूपांतरित या परिवर्तित रूप होता है, तो प्याज जो होता है ये भी तना होता है, याद रखना आलू प्याज का जो हिस्सा हम खाते हैं वो तना होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं, यानी वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं उगता है उन पौधों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफ्लिसिया और इसी के द्वारा ये उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रैफ्लिसिया करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो याद रखना संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है बुल्फिया, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का या पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो याद रखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प यानी फूल, फ्लावर। नेक्स्ट देखिए कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, यानी साथियों इनमें से किसको एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो याद रखिएगा जिंकगो को, ऑप्शन नंबर बी जिंकगो करेक्ट हो जाएगा। अगला है दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो होती है इफेड्रिन, ये किससे प्राप्त की जाती है, तो देखिए ये जो इफेड्रिन औषधि होती है ना ये दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आती है और ये किससे प्राप्त होती है, तो साथियों याद रखिएगा इफेड्रा से, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी इफेड्रा। देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, तो भाई ऑक्सीजन जो होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं। देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखिएगा ये सभी पोषण, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। आगे देखिए गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा गोबर छत्ता जो होता है ये एक मृत जीवी होता है, मृत जीवी, तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन 78% और दूसरा सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहते हैं, या फिर छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सियोकाइट्स, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो साथियों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है लंग्स यानी फेफड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो डायरिया तो श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, ये तो लीवर से संबंधित है, बाकी टीबी और निमोनिया ये दोनों ही श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो देखिएगा उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। आगे देखिए मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है NH3 यानी जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। आगे देखिएगा पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो याद रखिएगा पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो साथियों बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी बाष्पो उत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो देखिएगा निम्न में से किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो याद रखिएगा पत्ती को, लीफ, पत्ती करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, तो साथियों पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहता है, याद रखिएगा रंध्र करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए फेफड़ा का आकार कैसा होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो साथियों याद रखिए फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भाई देखिए भोजन का पाचन जो है ये साथियों किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भाई ये जो है ना साथियों याद रखना उपचयन अभिक्रिया है, भोजन का पचना ये उपचयन अभिक्रिया है। आगे देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण, तो याद रखिएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ये इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन करेक्ट होगा। आगे देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग जो है ना साथियों मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए किया गया है, याद रखना मनुष्य ह्यूमिलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखिए उद्योग में रेनिन का उपयोग एंजाइम के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग
किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग जो है ये किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो याद रखिए इंसुलिन, इंसुलिन ह्यूमन के लिए, यानी यहाँ भी आपका करेक्ट हो जाएगा ह्यूमन इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन आपको याद रखना है, या इंसुलिन ह्यूमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक शब्द एम बॉकमैन ने या बैक्समैन ने 1942 में दिया था, ये भी सही है। कुछ मनुष्य एक विशिष्ट एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिएगा, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती हैं? तो देखिए एंटीबायोटिक जो होती है ना, ये साथियों फूफंद यानी कवक से तो प्राप्त होता ही है, और इसके अलावा एक्टिनोमाइसिन से भी प्राप्त होते हैं, यानी ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? तो भाई इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है जो कि है साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में उसको प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए एस्परजिलस नाराइगर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेरॉन। देखिए ये इंटरफेरॉन जो औषधि जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, और इसको जो है जैव तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जाता है। आगे देखिए प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? तो भाई याद रखिएगा, ये प्रोपियोनिक बैक्टीरिया जो है ना, ये कोबालामिन यानी साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का मुख्य स्रोत होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सभी साथी। आगे देखिए, विनेगर यानी सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई विनेगर यानी सिरका का निर्माण ये किसके द्वारा किया जाता है? अल्कोहल से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए एसिडोगैक्टर एसिडी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए सेक्रोमाइसिस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए, बायोगैस में पाई जाती है क्या? अब देखिए बायोगैस जो होता है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिए बायोगैस में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो कि प्राप्त होती है किससे? तो देखिए जैव ऊर्जा एक ऊर्जा होती है जो कि किससे प्राप्त होती है? तो जैव स्रोतों से, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। आगे देखिए, पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण इनमें से क्या है? तो भाई पेट्रोलियम पादप का उदाहरण क्या है इनमें से एक? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। देखिए यूफोबिरिया लेथायरस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतराव की सिफारिश की है? तो हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतराव का उपयोग होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइकोनेरिया क्रेसीपीज का। आइकोनेरिया क्रेसीपीज याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो याद रखना करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइकोनेरिया का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो भाई बायोगैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? मीथेन होता है, माफ करना, हाँ मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो घरेलू खाना पकाने का गैस का सिलेंडर यानी एलपीजी जो होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड यानी तरल होता है, तो तरल पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए याद रखना यूफोबिरियोसी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी पेट्रोक्रोप को किसने पहचाना था सबसे पहले?
तो भाई एम, याद रखिएगा एम केल्विन ने, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मिथेनाइजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनक्षीय क्रिया द्वारा किया जाता है। यह एक क्या है? तो भाई यह जो है 3 चरणीय प्रक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मिथेनाजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनक्षीय क्रिया द्वारा किया जाता है और यह एक 3 चरणीय प्रक्रिया होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? तो भाई नवीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो याद रखिए, लकड़ी है, चारकोल भी है, बायोगैस भी है, कोल नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल यानी कोयला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव देखिए स्विस पनीर में उपयोग में आता है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो स्विस पनीर में उपयोग में आता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोपियोनी। देखिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए इंटरफेरोन, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया अभी इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है? तो देखिए, इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो कि उत्तक संवर्धन से संबंधित है? तो भाई एंटी रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमुलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए इस्चेरिचिया कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई भी इसको हम बोलते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है किससे? तो भाई क्रोई प्रोटीन जो होता है, क्रोई प्रोटीन, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिन। देखिए बैसिलस थुरिनजिएंसिस से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, बायोगैस में क्या सम्मिलित होता है? तो अभी बताए थे ना, बायोगैस में क्या क्या होता है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो राइट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। आगे देखिए, साइट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है किससे? तो साइट्रिक अम्ल जो है ये किससे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखिए एस्परजिलस नाइजर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है? तो भाई इनमें से कौन सा एक आयनिक डिटर्जेंट है? तो एसडीएस। एसडीएस का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, ठीक है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, ठीक है। आगे देखिए, साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? तो देखिए साइट्रिक अम्ल जो है, ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा रिपीट हो गया यार, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहते हैं, चलिए कोई नहीं, याद रखना। तो एस्परजिलस नाइजर, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे देखिए, सेक्रोमाइजिस सेरिविस किसके निर्माण में काम आता है? तो वह सेक्रोमाइजिस सेरिविस जो है, याद रखना, ये इथेनॉल के निर्माण में ये काम आता है, ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल करेक्ट होगा। आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग के द्वारा कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा एजोला। देखिए एजोला पिन्नेटा में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। गोबर गैस में गोबर को विघटित करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो गोबर गैस में गोबर को विघटित करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनो। देखिए मेथेनोजोनिक जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? तो देखिए करेक्ट आएगा एजोला तथा बीजीए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एजोला तथा बीजीए। नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? तो याद रखिएगा वैक्सीन के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अवशिष्ट के आवासीय, देखिए अवयव माफ करना, जैविक अवशिष्ट के अवयव पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अपघटित नहीं होता है? तो याद रखना लिग्निन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है? तो याद रखना 5%, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चावल का दाना क्या होता है? तो भाई देखिए चावल का दाना जो होता है ये एक बीज होता है ना, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा एक बीज होता है, ठीक है, या एक बीजीय फल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जो है ना साथियों, ये सभी करेक्ट होगा। एक बीजिया फल बोलते हैं इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी याद रखना। आगे देखिए, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिए, मिलीबग जो है ये सरसों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सरसों। आगे देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं? तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, 4 चेंबर होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जहाँ पर शुद्ध रक्त होगा वहीं से मापा जाएगा, और शुद्ध रक्त साथियों सीरा में नहीं धमनी में होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए धमनी। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो देखिए, फल पकाने वाला हार्मोन होता है इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए इथिलीन करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी तो शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल करेक्ट हो जाएगा। टिक्का रोग किस में होता है? तो देखिए, टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? अब देखिए, जो कवक गोबर पर उगते हैं वो साथियों क्या कहलाते हैं? तो क्रोफोफिलस करेक्ट आएगा यहाँ। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, क्रोफोफिलस। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? याद रखिएगा, दालचीनी ये छाल से, पेड़ के छाल से प्राप्त होती है ना। ऑप्शन नंबर सी छाल से। चेचक के टीके, देखिए चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? अब देखिए, चेचक का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, मिलिस्टीन, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या इनमें से कोई नहीं। चेचक के टीके को किसने खोजा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताइए, क्योंकि आंसर दिख गया तो मैं बता देता हूं, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? अब दूध से दही जो जमता है वो किसके कारण जमता है? तो लैक्टोबैसिलस करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो भाई जापान में लोग इंडोकार्पन नामक लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो करेक्ट आएगा, याद रखना, परमेलिया नामक लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो साथियों देखिए, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है थियासाइनेंसिस, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चावल का दाना क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने बताया साथियों, एक बीज एक बीज या फल और फल, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी याद रखना। आगे देखिए, तारपीन का तेल ये किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, तारपीन का जो तेल होता है ये चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी चीड़ से। लौंग क्या होता है? देखिए, लौंग होता है क्या? तो लौंग क्या होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, शुष्क पुष्प कलिका, यानी फूल की कलिका से यह प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए, फूलगोभी का जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, फूल खाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए पुष्पक्रम करेक्ट आएगा यहाँ आपका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो भाई देखिए, शकरकंद, मूली और गाजर तीनों जड़ हैं। आलू तना है। ऑप्शन नंबर सी आलू करेक्ट होगा। पत्तियों की हरिमीनता किसकी कमी के कारण होती है? अब देखिए, पत्तियों में हरापन कम होना ये किसके कारण? ये मैग्नीशियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम याद रखिएगा। अवस्तंभ मूल ये किस में पाई जाती है? तो अवस्तंभ मूल ये गन्ने में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होती है? तो देखिए, चेचक ये वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। चेचक करेक्ट होगा। देखिए, अगर किससे प्राप्त होता है? तो साथियों, अगर ये शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल। निम्नलिखित में से किसके, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि भाई जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिएगा कुष्ठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ जो है ये जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? यानी बाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा पोटोमीटर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो साथियों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या एंथोलॉजी,
इनमें से किसमें फलों का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए। आगे देखिए, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो भाई देखिएगा, रुधिर स्कंदन जो है ये फाइब्रिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर है फाइब्रिन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल और टेटम ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बीडल और टेटम करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है? याद रखिए, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक ग्रिगर मेंडल को माना जाता है। ग्रिगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो करेक्ट आएगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो देखिए, इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो कि श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब देखिए, कपास का रेशा जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिए, बीज से। ऑप्शन नंबर ए बीज। देखिए, किस देश को दुनिया का शर्करा का कटोरा यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों, क्यूबा को। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो याद रखिएगा, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? यानी कौन सा पशु है जो सबसे ज्यादा बच्चा देता है? तो सूकर यानी सुअर। याद रखिए। आगे देखिए, ऊंट की गर्भावधि कितने दिन का होता है? तो साथियों, ऊंट जो होता है ना, ऊंट का गर्भावधि जो है ये 365 से 400 दिन तक का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? यानी मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इससे मलेरिया होता है। तो मलेरिया के अलावा और कौन सा रोग ये उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फीलपाव। आगे देखिए, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी जोनास ई साल्क ने। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ईख की लालधारी रोग। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सेब का जल क्रोध रोग होता है किसके द्वारा? तो उच्च तापमान के द्वारा, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण। आगे देखिए, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है ये क्या है? तो साथियों, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन ये एक अर्ध संश्लेषित दवा है, आधी संश्लेषित दवा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा पादप रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है? तो गेहूं का टुंडू रोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मधुमक्खी का डंक ये रूपांतरित होता है किसका? तो मधुमक्खी के डंक में फर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये मधुमक्खी का डंक जो होता है, याद रखिएगा, देखिए अणनिक्षेपक का ये रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, मनुष्य चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना, एच हैरिस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, एच हैरिस। नेक्स्ट है, चूहों में या चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? याद रखिएगा, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है, जंपिंग जीन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, जंपिंग जीन सिद्धांत को बारबरा मेलिंगटॉक ने जो है प्रस्तुत किया था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, आज की इस क्लास में संपूर्ण बायोलॉजी के एनसीईआरटी का टॉप 150 क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाएं। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्लास को अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों, जब आप दूसरा का भला करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होता है। क्लास को एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।